हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे वन में। आज हम जो भी पॉइंट डिस्कस करेंगे उसमें से अगर किसी में भी आपको दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं अपना पहला डे वन। जो आज हमारा पहला पॉइंट है वो हमारा नेशनल बिल्डिंग कोड से है कि नेशनल बिल्डिंग कोड ने बिल्डिंग्स को कितने ग्रुप में टोटल डिवाइड किया है। तो उसने टोटल 9 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। वो कौन कौन से 9 ग्रुप हैं वो देखिए। हमारा रेजिडेंशियल है, एजुकेशनल है, इंस्टीट्यूशनल है, असेंबली बिल्डिंग है, बिजनेस बिल्डिंग है, मर्केंटाइल, इंस्टीट्यूशनल, स्टोरेज एंड हैजर्डस। लेकिन ये देखिए बहुत सारे नाम हैं, ये याद कैसे होंगे? तो इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये ट्रिक याद करनी है कि रे अब मिश करेंगे। ठीक है, रे अब मिश करेंगे। इसका मतलब क्या है? आर फॉर रेजिडेंशियल, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल हो गया, ए से असेंबली और बिजनेस हो गया, एम से मर्केंटाइल इंडस्ट्रियल स्टोरेज और हैजर्डस हो गया। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि अगर वो उसने हमसे बोल दिया कि साइस्मिक जोन के हिसाब से और इंपॉर्टेंस ऑफ बिल्डिंग के बेसिस पे बता दिए कितने कैटेगरी हैं, तो टोटल 5 कैटेगरी है। राइट, तो आप ये याद कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। अगला पॉइंट है एनबीसी से ही कि नेशनल बिल्डिंग कोड ने मिनिमम क्लियर हाइट कितनी बताई। मिनिमम क्लियर हाइट जब भी हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि फ्लोर के टॉप से और स्लैब के बॉटम के बीच में कितनी डिस्टेंस, मतलब कितनी हाइट होनी चाहिए। तो जब भी हम बात करें वाटर क्लोजेट, बाथरूम और कॉरिडोर, तो ये 2.1 मीटर मिनिमम हाइट इसकी होनी चाहिए। और जब भी हैबिटेबल रूम और किचन की बात करें तो 2.6 मीटर। तो इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो हैबिटेबल रूम होता है उसकी मिनिमम हाइट कितनी हो सकती है, तो 2.6 मीटर। या फिर आपसे बाथरूम के बारे में पूछ दे तो वाटर क्लोजेट और बाथरूम आप बता सकते हैं कि 2.1 मीटर मिनिमम हाइट उसमें होनी चाहिए। ठीक है, फिर अगला अगला जो पॉइंट आता है हमारा इम्परफेक्शन फैक्टर से है। आपको पता है इम्परफेक्शन फैक्टर हमारा जो डिज़ाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जो हम एफसीडी कैलकुलेट करते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। एफसीडी जो हमारा है वो पेरी रॉबर्टसन फार्मूला जो उस पर बेस्ड है। तो जो IS 800 है वो पेरी रॉबर्टसन फार्मूला ही रिकमेंड करता है। तो उसमें इम्परफेक्शन फैक्टर हमारा यूज़ होता है। जो फार्मूला होता है वो एफ सी डी इज इक्वल टू क्या होता है, FY/1.1 होता है अपॉन 5 प्लस अंडर रूट में 5 स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर होता है। राइट, तो आई थिंक आपको ये फार्मूला याद होगा। उसमें हम अल्फ़ा जो होता है इम्परफेक्शन फैक्टर के तौर पे यूज़ करते हैं। क्लास उसमें 4 क्लास डिफाइंड है, A B C D। ठीक है, तो ए की वैल्यू होती है 0.21, 0.34, 0.49, 0.76। तो ये अलग अलग कैटेगरी की होती है। अब इसमें से कौन किस चीज़ के लिए होता है, तो देखिए जो अल्फ़ा जो होता है हमारा, जो हमारा अल्फ़ा होता है वो किसका फंक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम का फंक्शन होता है। ठीक है, फैब्रिकेशन मेथड्स का होता है और डायरेक्शन ऑफ बकलिंग का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्शन ऑफ बकलिंग, कॉलम और क्रॉस सेक्शन, फैब्रिकेशन। ठीक है, तो ए जो क्लास ए है, जो क्लास ABCD मतलब ए की वैल्यू कितनी थी, 0.21 थी। ठीक है, राइट, तो 0.21 जो था वो क्लास ए के लिए था। ए क्लास किसके लिए है, जो रोल्ड आई सेक्शन है। राइट, रोल्ड आई सेक्शन। बी किसके लिए है, आई सेक्शन विद प्लेट्स, जो बिल्टअप सेक्शन होते हैं उसके लिए आई सेक्शन विद प्लेट्स। ठीक है, जो सी जो हमारा क्लास सी है वो किसके लिए है, वो हमारा बिल्टअप सेक्शन के लिए है। और जो हमारा डी क्लास है वो किसके लिए है, एंगल और टी सेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये भी हमारा पॉइंट ईजी था। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि अर्थक्वेक जोन के हिसाब से क्या क्या जो सेस्मिक कोफिशिएंट फैक्टर है या जो जोन फैक्टर है वो क्या क्या है। तो आपको पता है जो टोटल अर्थक्वेक जोन है वो पहले 5 हुआ करता था, अब वो 4 ही रह गया है। फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर दिया गया है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ अलग अलग है। तो इसी को लो, मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर की तरह से ट्रीट किया जाता है। तो इसको 0.1, 0.16, 0.24 और 0.36 ये जोन फैक्टर की वैल्यू है। ये एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि जोन फैक्टर की वैल्यू मैच कर दीजिए। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और 0.1, 0.16, 0.24, 0.36 आप याद रख सकते हैं। राइट, तो आई थिंक आपको ये पॉइंट याद हो गया होगा। फिर अगला जो हमारा पॉइंट आता है ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस का है। तो ये देखिए एग्जाम में ऐसे ही आ सकता है 1 2 3 या अरेंज द फॉलोइंग करने के लिए। तो आपको बस BCD और PRS याद रखना है, ब्लास्टिंग, कास्टिंग और ड्राइंग। उसके बाद क्या है, प्रेसिंग, रोलिंग और स्पिनिंग। ठीक है, तो ये आप डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है BMC का, आप याद कर सकते हैं। फिर जो हमारा अगला पॉइंट है कि डायगोनल स्टेपनर किसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए डायगोनल स्टेपनर सेफ्टी अगेंस्ट शेयरिंग और बियरिंग दोनों के लिए ही यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूं, जो वर्टिकल स्टेपनर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स स्टेपनर बोलते हैं। और साथ में क्या बोलते हैं, वो देखिए जो हमारा सेफ्टी अगेंस्ट किसके करता है, वो शियर के अगेंस्ट हमारा सेफ्टी देता है। राइट, उसको हम ट्रांसवर्स स्टेपनर भी बोलते हैं और स्टेबिलिटी स्टेपनर भी बोलते हैं। फिर जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्टेपनर होता है, मतलब जिसको हम हॉरिजॉन्टल स्टेपनर बोलते हैं, जो ऐसे ऐसे लगाए जाते हैं गर्डर्स में, वो किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं, बेंडिंग के अगेंस्ट देते हैं। ठीक है, और जब भी बेंडिंग के अगेंस्ट प्रोटेक्शन लेना है तो हमें कि कहाँ पे लगाना पड़ेगा,
कॉम्प्रेशन जोन में लगाना पड़ेगा, राइट। तो आपसे पूछा जाएगा कि हॉरिजॉन्टल स्टिफनर कहाँ लगाते हैं, तो कॉम्प्रेशन जोन में लगाते हैं, ठीक। आपको फिर जो बियरिंग स्टिफनर होता है वो आपको पता है, जो ट्रांसवर्स कंसंट्रेटेड लोड होता है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए हम बियरिंग स्टिफनर लगाते हैं। इसीलिए बियरिंग स्टिफनर को क्या बोलते हैं, जैसे ये गर्डर हमारा है और ये सपोर्ट है हमारे, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ स्टिफनर यहाँ प्रोवाइड करते हैं ताकि कंसंट्रेटेड लोड या फिर सीधे ट्रांसफ़र कर सकें, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको लोड स्टिफनर भी हम बोलते हैं। और लोड स्टिफनर को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, एज अ कॉलम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, क्योंकि हैवी लोड इस पर ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है कि स्टेप की साइज़ क्या होनी चाहिए, तो देखिए रेजिडेंशियल बिल्डिंग में स्टेप की साइज़ मिनिमम कितनी हो सकती है, 250 इंटू 160 हो सकती है, ठीक है। 250 क्या है, ट्रेड की विड्थ है, और 160 क्या है, हाइट है, राइज़र है, ठीक है। पब्लिक के लिए, पब्लिक बिल्डिंग है 270 150, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और अगर पूछा जाए कि किसी बिल्डिंग में नंबर ऑफ़ ट्रेड कितने हैं, तो नंबर ऑफ़ ट्रेड कितने हो जाएंगे, टोटल राइज़र माइनस 1 हो जाएंगे, राइट। तो ये आप याद कर सकते हैं। फिर देखिए सैंडस्टोन एक गुड फायर रेजिस्टेंट स्टोन होता है। अगर कोई भी स्टोन हो उसमें देखा जाए कौन सा सबसे बढ़िया है, तो सैंडस्टोन देखा जाएगा। फिर डिजाइन विंड स्पीड की बात करते हैं, तो डिजाइन विंड स्पीड देखिए आपको पता है कि 10 मीटर पे निकाला जाता है। तो उसके लिए क्या है, उसमें वीजेड होता है, जो डिज़ाइन विंड स्पीड होती है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो वी होता है उसको K1 K2 K3 और K4 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो K1 K2 K3 K4, तो जनरली क्या होता है कि हम K1 K2 K3 तो याद रखते हैं, K4 भूल जाते हैं। तो K1 क्या है, रिस्क कोफिशिएंट है, K2 क्या है, हाइट फैक्टर है, K3 क्या है, टोपोग्राफी फैक्टर है, और K4 क्या है, हमारा साइक्लोनिक इंपॉर्टेंस फैक्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि K4 क्या है, साइक्लोनिक इंपॉर्टेंस फैक्टर है, राइट। इसकी वैल्यू होती है, दो वैल्यू होती है 1.15 और 1.3। तो ये हमें याद रखना है कि इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर के लिए 1.15 और पोस्ट साइक्लोनिक जो फैक्टर होगा वो कितना होगा, 1.3 होगा। और डिजाइन विंड प्रेशर इस बार लेक्चरर के एग्जाम में भी आया था, तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं 0.6 इंटू VZ का होल स्क्वायर, राइट। तो ये आप बता सकते हैं। अगला पॉइंट देखा जाए तो डक्टाइल मटेरियल के फेलियर के ऊपर है कि डक्टाइल मटेरियल कैसे फेल करता है। तो अगर हम देखें तो डक्टाइल मटेरियल टेंशन में कैसे फेल करेगा, कप एंड कोन फेलियर होता है, और कितने डिग्री पे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के 45 डिग्री पे होता है। कंप्रेशन में कैसे फेल करेगा, बल्जिंग में करेगा। और जब टॉर्सन में करेंगे तो प्लेन फ्रैक्चर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रांसवर्स प्लेन मतलब बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ट्रांसवर्स बिल्कुल 90 डिग्री पे फ्रैक्चर होता है, और प्लेन होता है, स्मूथ होता है वो, ठीक है। फिर अगली बात करें तो जैसे डक्टाइल की हो गई, तो इसी तरह से ब्रिटल की बात कर लेते हैं। तो ब्रिटल में देखिए जो टेंशन होगा, तो टेंशन में कैसा फेलियर होगा, ग्रैनुलर फ्रैक्चर होगा, क्योंकि हमें उसके ग्रैनुलर क्रॉस सेक्शन पे ग्रैन्यूल्स दिखते हैं। कंप्रेशन की बात करेंगे तो शेयर में फेल कर जाएगा 45 डिग्री पे। और अगर टॉर्सन की बात करेंगे तो हेलिकॉइडल सरफेस बनेगा 45 डिग्री, तो ठीक है। तो आपको याद रहना चाहिए, डक्टाइल अगर टॉर्सन में फेल करेगा तो कैसा जाएगा, प्लेन फ्रैक्चर देगा, और अगर ब्रिटल मटेरियल होगा तो हेलिकॉइडल देगा, ठीक है, राइट। फिर अगले बात करें जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस कितनी होती हैं, तो टोटल 6 स्ट्रेस होती हैं, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, और टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड एंड टाउ वाई जेड, राइट। तो ये 3 हो गई, और तीनों की कॉम्प्लीमेंट्री भी होती है। तो फिर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन अगर बात करें तो प्लेन स्ट्रेस का मतलब ही क्या है कि एक डायरेक्शन में हमने क्या कर दिया है, स्ट्रेस को जीरो कर दिया है, ठीक है। मतलब अगर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई रह गया तो सिग्मा जेड क्या हो गया है, ज़ीरो हो गया है, राइट। तो इस तरीके से जब सिग्मा जेड ज़ीरो हो गया तो टाउ एक्स जेड और टाउ वाई जेड भी ज़ीरो हो जाएंगे, तो क्या बचेंगे, सिर्फ 3 बचेंगे, है ना। तो ये इजी था, आई थिंक ये आपको बेसिक फंडा इसका क्लियर होगा। फिर इसी तरह से प्लेन स्ट्रेन कंडीशन की बात करें तो प्लेन स्ट्रेन कंडीशन भी क्या होगा, स्ट्रेन जेड जो एप्सिलॉन जेड है वो एक डायरेक्शन में स्ट्रेन जीरो हो जाएगी, बट स्ट्रेस जीरो नहीं होगा। तो उसका फॉर्मूला डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं कि सिग्मा जेड की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, ये आएगी वैल्यू, राइट। तो ये आप याद कर सकते हैं डायरेक्टली। फिर हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है, हमारा अगला पॉइंट ये कहता है कि स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। तो देखिए ये बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अगर हमारा कोई सॉलिड सेक्शन है, पहले मान लीजिए कि ये पूरा सॉलिड था, तो अगर ये स्ट्रेन एनर्जी, अगर ये टॉर्क रजिस्ट कर रहा था टी, तो पूरी स्ट्रेन एनर्जी इसमें कितनी स्टोर हुई थी, यू। हमें ये सपोज कर लेना कि पूरी स्ट्रेन एनर्जी इसमें कितनी स्टोर हुई थी, यू। अब हमने क्या किया, अब हमने इसका जो सेंट्रल पोर्शन है मतलब D/2 डाया का हमने काट के निकाल दिया है, राइट। तो ये जो हमने काट के निकाल दिया, तो हमसे ये पूछा जाएगा कि अब ये जो बचा हुआ पोर्शन है,
ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर करेगा। तो ये कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर करेगा, ये 15/16 स्ट्रेन एनर्जी स्टोर करेगा। मतलब कितनी स्ट्रेन एनर्जी इसने गंवा दी, U/16 स्ट्रेन एनर्जी इसने गंवा दी। और सेम इसी तरीके से पूछा जाए कि सेंट्रल वाला पोर्शन कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर करेगा, तो U/16। और टॉर्क की बात करें, टॉर्क तो सेम T/16 हो जाएगा, है ना। तो दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि सेंट्रल जो पोर्शन है वो कितना रेजिस्ट करेगा, तो वो 1/16, और जो आउटर सेक्शन है वो कितना, तो 15/16। तो ये आपको डायरेक्टली वैल्यू इसकी याद होनी चाहिए। फिर अगली बात करें शियर लैग इफेक्ट से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डायरेक्टली प्रोविजन एज इट इज ऑप्शन में आता है कि अगर जो आउटस्टैंड फ्लैंज का, अगर उसमें हमें शियर लैग इफेक्ट को नेगलेक्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, जो आउटस्टैंड है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, L0/20 से कम होनी चाहिए, ठीक है। और इंटरनल की अगर बात करें तो L0/20 से कम, L0/10 से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि जो आउटस्टैंड है, आउटस्टैंड के लिए L0/20, और जो इंटरनल एलिमेंट है उसके लिए L/10 की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इस तरीके से ये शियर लैग इफेक्ट को नेगलेक्ट करने का प्रोविज़न है। फिर बात करें ड्यूरेबिलिटी, इस बार एग्ज़ाम में भी आया था कि एई के एग्ज़ाम में आया था ये। ड्यूरेबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, देखिए इन्वायरमेंट, डिग्री ऑफ एक्सपोजर, शेप ऑफ मेंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, शेप ऑफ मेंबर पे डिपेंड करता है। अगर स्क्वायर शेप होगा तो ड्यूरेबिलिटी कम होगी, और अगर सर्कुलर शेप होगा तो ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे एजेस डिटोरिएट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, है ना। फिर प्रोटेक्टिव मेजर हम कौन कौन से लेते हैं, कैसे पेंटिंग करते हैं, फिर ईज़ ऑफ मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें ये पे ये फैक्टर डिपेंड करेगा, राइट। फिर अगला क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट मेथड कौन कौन से होते हैं। इसमें देखिए बहुत लोग गलती करते हैं, इसका बहुत ईजी मेथड है कि SMS क्यों नहीं किया, आपको बस ये याद कर लेना है। तो S से स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, M से मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और S से स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड, और K से कानीज मेथड हो गया, राइट। तो SMS क्यों नहीं किया, तो आपको 4 मेथड याद रखने हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टिफनेस मैट्रिक्स और कानीज मेथड। ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट मेथड हो जाएगा, है ना। फिर एक क्वेश्चन अभी नया क्वेश्चन मिला था मुझे, तो वो देखिए क्या है, कानीज मेथड में जो अगर कोई ये फिक्स फ्रेम है तो ये बेस पे जो सम ऑफ रोटेशनल फैक्टर होगा, है ना, जो सम ऑफ रोटेशनल फैक्टर होगा, मतलब ये जो होगा सम ऑफ रोटेशनल फैक्टर, उसकी वैल्यू कितनी होगी, -0.5, ये आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। देखिए ये क्वेश्चन लेक्चर वाले एग्जाम में आया था कि कास्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम वो किस पे बेस्ड है, थ्योरम ऑफ लीस्ट वर्क पे, है ना, ये आपको याद रखना है। फिर अगर पूछा जाए कि जैसे अगर कहीं किसी एरिया में अर्थक्वेक आ गया है ना, तो अर्थक्वेक आ गया तो अगर हमें उसका एपिसेंटर निकालना है ना, तो एपिसेंटर निकालने के लिए हमें कितने मिनिमम सीस्मोग्राफ स्टेशन चाहिए होंगे, तो 3 सीस्मोग्राफ स्टेशन आपको चाहिए होंगे उसका क्या करने के लिए, एपिसेंटर लोकेट करने के लिए, राइट। फिर ग्रेनाइट का कंपैरिजन पूछा जाए तो क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और बायोटाइट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वार्ट्ज प्लस फेल्डस्पार प्लस बायोटाइट मिलकर क्या बनाता है, ग्रेनाइट बनाता है, राइट। फिर अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन हमारा है हाईवे का क्वेश्चन होगा आई थिंक, हाँ सर्वेइंग का क्वेश्चन है कि जो वर्किंग एज ऑफ एलिडेड है उसको क्या कहते हैं। देखिए तो उसको रूलिंग एज बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, फिडुशियल एज बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है, सपोज करिए ये आपके पास घर में स्केल होती है ना, इसके अलॉन्ग आप रख के ऐसे सेंटीमीटर मेजर करके लाइन खींचते हैं, तो ये जिस एज के अलॉन्ग आप लाइन खींच रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं, वर्किंग एज बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, रूलिंग एज बोलते हैं, या फिर फिडुशियल एज बोलते हैं, है ना। तो ये अब आपको आई थिंक याद रहेगा। फिर अगर पूछा जाए मेथड्स ऑफ स्पीड एंड डिले स्टडीज़ क्या है, तो देखिए बहुत इजी है, लेकिन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आता है और पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ स्पीड एंड डिले स्टडीज़, तो वहाँ पे क्वेश्चन गलत कर देते हैं लोग। तो आपको बस याद रखना है पेफल से क्या है, P फॉर फोटोग्राफी, E फॉर एलिवेशन, E फॉर इंटरव्यू मेथड, F फॉर फ्लोटिंग कार मेथड, L से लाइसेंस प्लेट मेथड, राइट। तो इसमें से जो नहीं रहेगा बस आपको उसको टिक कर देना है, ठीक है। फ्लोटिंग कार मेथड तो आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो इसके फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट हमारा वही है कि फ्लोटिंग कार मेथड कैसे करते हैं। देखिए फ्लोटिंग कार मेथड के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशंस है वो फॉलो होनी चाहिए, 2 लेन्स होनी चाहिए, है ना, 4 ऑब्जर्वर चाहिए, और एवरेज ऑफ 6 रन चाहिए। ये देखिए क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, ये आ सकता है कि एवरेज ऑफ 6 रन चाहिए एक्यूरेसी के लिए, राइट। और इसका फॉर्मूला क्या है, Q = NA + NY अपॉन TA + TW, ठीक है। तो यहाँ पे NA और NY क्या है, देखिए
एन ए का मतलब है कि हमने किसको ओवरटेक किया, और एन वाई का मतलब क्या है, टेस्ट व्हीकल से आगे किया माइनस टेस्ट व्हीकल ने पीछे किया। मतलब टेस्ट व्हीकल को कितने व्हीकल्स ने ओवरटेक कर लिया और टेस्ट व्हीकल ने कितनों को ओवरटेक किया, दोनों के बीच का जो डिफरेंस वो क्या है, वो एन वाई है, राइट। तो ये आपको याद रखना है। तो ये फॉर्मूला आई थिंक आपको याद होगा, गेट एग्जाम में बराबर आता है। फिर पूछा जाता है कि ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज़ कैसे की जाती है, तो बस ILP आपको याद रखना है, इंटरव्यू, लाइसेंस, प्लेस मेथड और पोस्ट कार्ड मेथड, ठीक है। ये आप इजी क्वेश्चन है, याद रख सकते हैं। फिर अगली चीज़ है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ OND डेटा कैसे करते हैं। तो आपको पता है कि टेबल बना के कर सकते हैं, डिज़ायर लाइन खींच सकते हैं, जितनी ज़्यादा डिज़ायर लाइन वो नंबर ऑफ ट्रिप्स को रिप्रेजेंट करती है। सपोज़ करिए कि ऐसे सर्कल है और कोई मोटी सी डिज़ायर लाइन हम बना रहे हैं, तो जितनी मोटी ये होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, नंबर ऑफ ट्रिप्स, है ना। पाई चार्ट बना के हम दिखा सकते हैं, कंटूर लाइन बना के दिखा सकते हैं, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है इंग्लिश फार्मूला से। तो देखिए इंग्लिश फार्मूला जो है हमारा वो किसके लिए यूज़ होता है, वेस्टर्न घाट्स के लिए यूज़ होता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, Q इज इक्वल टू 124A अपॉन अंडर रूट में A प्लस 10.4, और ये अप्रॉक्सीमेट किसके बराबर होता है, 123A के बराबर होता है, ठीक है। इस तरह से एक और फार्मूला कौन सा होता है, एक और फार्मूला कौन सा होता है जिसको हम बात करते हैं राइव्स फार्मूला और डिकेंस फार्मूला, है ना। तो राइव्स फार्मूला जब होता है तो उसमें क्या होता है, R की पावर 2/3 हो जाता, A की पावर 2/3 हो जाता है, और जब डिकेंस फार्मूला रहेगा तो A की पावर 3/4 हो जाएगा, है ना। तो R के लिए आपको याद रहना चाहिए कि R के लिए 2/3 हो जाता है और D के लिए 3/4 हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आने वाला है, बस जब ही ना आ जाए, ठीक है। या आई थिंक आ भी चुका होगा। जो IS 3025 है वो क्या है, मेथड ऑफ सैम्पलिंग एंड टेस्ट फॉर वाटर एंड वेस्ट वाटर है। ये क्वेश्चन आने वाला है कि मेथड ऑफ सैम्पलिंग ऑफ टेस्ट फॉर वाटर और वेस्ट वाटर के लिए कौन सा कोड यूज़ होता है, वो कौन सा यूज़ होता है, 3025, या भी याद रखिएगा। फिर जो अगले तीनों कोडल प्रोविज़न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं कि IS 399 किसके लिए यूज़ होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर के लिए, 401 प्रिजर्वेशन के लिए, और 1141 सीजनिंग के लिए, है ना। तो हमें फिर से पढ़ लेते हैं, 3025 किसके लिए है, मेथड ऑफ सैम्पलिंग एंड टेस्ट फॉर वाटर एंड वेस्ट वाटर, 399 क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर, 401 प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, 1141 सीजनिंग ऑफ टिम्बर, राइट। तो आई थिंक ये आपको पल्ले पड़ गया होगा। फिर अगली क्वेश्चन है मेटासेंट्रिक हाइट कैसे निकालते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन लोग बार बार गलत कर रहे हैं। मेटासेंट्रिक हाइट बहुत इजी होता है निकालना, आपको फॉर्मूला बस याद होना चाहिए। मेटासेंट्रिक हाइट का फॉर्मूला ही है क्या है, GM इजकल टू BM माइनस BG, ठीक है। तो BM क्या है, बॉयंसी और मेटासेंट्रिक पॉइंट से जो बीच की डिस्टेंस है उसको BM बोलते हैं, और बॉयंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, BG बोलते हैं। BG को क्या निकालते हैं, I मिनिमम अपॉन V माइनस, ठीक है। सपोज करिए कि ये कोई बॉडी है और वाटर सरफेस ऐसे ऐसे है ना। अगर मैं मान लूँ वाटर सरफेस है, तो ये जो क्रॉस सेक्शन जो कट हो रहा है इसका हमें I मिनिमम निकालना है, ये ध्यान रहे। और यहाँ पर वॉल्यूम क्या होता है, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होता है। तो अगर शिप का देखा जाए तो शिप का क्या होता है, मेटासेंट्रिक हाइट 0.5 to 1 मीटर होता है, ठीक है। कम होता है क्योंकि हमें स्टेबिलिटी जल्दी चाहिए होती है। फिर अगला क्वेश्चन, अगला बात करें टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन की बात कर लें, तो क्या होता है, T इज इक्वल टू 2π√R² अपॉन G इंटू GM। R क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ गायरेशन है, ठीक है। तो ये आपको नहीं भूलना है। फिर अगला क्वेश्चन जो हमारा आ सकता है कि NH और SH की डिज़ाइन लाइफ क्या है। तो देखिए NH और स्टेट हाईवे की लाइफ लाइन क्या होती है, 20 ईयर्स होती है, और ट्रैफिक ग्रोथ कितना हम लेते हैं, 5% लेते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा रेलवे का है कि जो हम डेप्थ ऑफ बैलेस्ट है वो कितनी लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि डेप्थ ऑफ बैलेस्ट क्या लेते हैं, ये स्लीपर होता है हमारा, तो ये इनके बीच की स्पेसिंग है मान लीजिए, है ना, और ये इसका विड्थ है। तो हम क्या कर लेंगे, S-W/2 कर देंगे, तो ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ बैलास्ट आ जाएगी। लेकिन अब अगला क्वेश्चन आता है कि कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमसे पूछ देता है कि भैया आप वैल्यूज़ ही हमें बता दीजिए, तो आप याद कर सकते हैं। नैरो गेज में 15 मीटर, मीडियम गेज में 15 से 20 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ वैल्यू जो मैंने लिखी सेंटीमीटर में लिखी, आप MM में पढ़ेंगे तो 150 हो जाएगा, ठीक है। तो नैरो गेज में 150 mm, मीडियम गेज में 150 to 200 mm, ब्रॉड गेज में 200 to 250 mm, ठीक है। तो आपको वैल्यूज़ डायरेक्टली याद होनी चाहिए। ये तो देखिए ये सब क्वेश्चन एग्जाम में जब आते हैं तो सीधे सीधे आपसे बनेंगे, अदरवाइज़ नहीं बनेंगे। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, छोड़ देना है। अब इस तरह से जैसे साइज ऑफ वुडन स्लीपर,
ये क्वेश्चन आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं, लेकिन डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, हम इसको याद कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। तो जैसे ब्रॉड गेज की अगर ये बात करेंगे तो ब्रॉड गेज के लिए सिर्फ आप याद कर लीजिए, तो 275 इंटू 25 इंटू 13, बस ये आपको याद रखना है कि लगभग ऐसा डेटा है कि 13 इंटू 25 इंटू 275, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स का क्वेश्चन आता रहता है, तो ये हम याद रखेंगे। कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स की वैल्यू क्या है, S + 10H/20, और ये कितने परसेंट मॉइस्चर पे कैलकुलेट होता है, 12% मॉइस्चर पे कैलकुलेट होता है ना। अब इसकी वैल्यू पूछी जाती है कि अगर ट्रैक स्लीपर है तो CSI कितना होना चाहिए, 783, अगर क्रॉसिंग है तो 1352, और अगर ब्रिज है तो 1455, है ना। तो आपको याद होना चाहिए कि कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स की वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, S + 10H/20। S क्या है, स्ट्रेंथ है, H क्या है, हार्डनेस है, ठीक है। T ट्रैक स्लीपर के लिए 783 चाहिए, क्रॉसिंग के लिए 1352 चाहिए, और ब्रिज के लिए क्या चाहिए, 1455 चाहिए, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर वेन शियर टेस्ट का फॉर्मूला बार बार लोग गलत करते हैं। वन वे शेयरिंग के लिए हम क्या करेंगे, T/πd² बस D/2, और यहाँ पे क्या करेंगे, 12 होता है, क्योंकि हम वन साइड शेयरिंग का मतलब क्या है कि टॉप से शेयरिंग हो ही नहीं रही, केवल बॉटम से शेयरिंग हो रही है। और जब टू वे की शेयरिंग की बात करेंगे तो मतलब बॉटम से भी हुई, बॉटम से होने का मतलब क्या है कि H/12 प्लस H/12 आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, H/6 आ जाएगा। उसी तरीके से जब सिर्फ टॉप से होगी तो H/12 भी रह जाएगा, और जब बॉटम से होगी तो एक और H/12 इसमें ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, H/6 आ जाएगा, है ना। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, देखिए अगला पॉइंट जो हमारा है कि वेलोसिटी हेड कितना होता है, तो वो हाइड्रोलिक डेप्थ का आधा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा। वेलोसिटी हेड कितना होता है, हाइड्रोलिक डेप्थ का आधा होता है ना। फिर जो है ओपन चैनल फ्लो के जो हमारे पॉइंट्स हैं कि डायनेमिक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो क्या होती है, तो वो DE/dx इज इक्वल टू क्या होता है, S0 - SF होता है ना। तो ये आप याद कर सकते हैं, बेड स्लोप और इस तरीके से करके, राइट। फिर क्या है अगला पॉइंट जो हमारा है डायनेमिक इक्वेशन ऑफ GVF। तो डायनेमिक इक्वेशन ऑफ GF क्या होगा, देखिए dy/dx हो जाएगा इज इक्वल टू S0 - SF/1 - FR² हो जाएगा, है ना। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये एग्जाम में एज इट इज़ रिलेशन पूछा जाता है कि dy/dx इज इक्वल टू S0 - SF/1 - FR² इज इक्वल टू FR की जगह हम क्या रख सकते हैं, FR² की जगह FR की वैल्यू क्या है, मतलब फ्राउड नंबर का स्क्वायर है, तो Q² T/GA³ हो जाएगा, ठीक है, राइट। फिर अगला जो पॉइंट आएगा, इसी में मैनिंग के टर्म्स में लिख सकते हैं और चेजिस के टर्म में लिख सकते हैं। तो मैनिंग के टर्म में लिखते हैं तो ऊपर पावर में क्या आ जाता है, 10/3 आ जाता है, और जब चेजिस करते हैं तो दोनों ही पावर नीचे के ऊपर क्या रहती है, 3 रहती है ना। तो एक बार पढ़ लेते हैं, तो देखिए dy/dx इज इक्वल टू S0 इंटू 1 - yn/y की पावर 10/3 अपॉन 1 - yc/y की पावर 3 है ना। तो yn का मतलब है नॉर्मल डेप्थ, y है एवरेज डेप्थ, yc का क्रिटिकल डेप्थ है, y क्रिटिकल डेप्थ है, ठीक है। उसी तरीके से जब चेजिस की बात करेंगे तो चेजिस में देखिए ऊपर नीचे पावर दोनों सेम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, है ना। dy/dx इज इक्वल टू S0 1 - yn/y³ अपॉन 1 - yc/y का क्यूब हो जाएगा, राइट। फिर हम बात करें रेक्टेंगुलर चैनल की, तो FR² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, yc/y का होल क्यूब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं, पुट अप कर सकते हैं क्वेश्चन में। लेंथ ऑफ जंप कितना होता है, 5 to 7 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ जंप होता है। हाइट ऑफ जंप क्या होता है, y2 - y1। y2 क्या है, आफ्टर जंप डेप्थ है, और y1 क्या है, बिफोर प्री जंप डेप्थ है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि लेंथ ऑफ जंप स्लोपिंग रेक्टेंगुलर चैनल में ज़्यादा होती है या फिर प्लेन रेक्टेंगुलर चैनल में, तो आपका आंसर होना चाहिए स्लोपिंग रेक्टेंगुलर चैनल में लेंथ ऑफ जंप ज़्यादा होती है ना। जैसे आप ग्लेसियर्स में पढ़ते हैं इरिगेशन में, उसमें क्या होता है, ग्लेसियर्स में जंप फॉर्मेशन होता है, और हम उसको मीटरिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, राइट। क्योंकि उसमें हेड लॉस ज़्यादा होता है, ये जो ग्लेसियर्स होता है इसमें जंप फॉर्मेशन होता है ना। तो फिर हम अगला पॉइंट जो देखते हैं एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन, ये सर्कुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। अगर कोई पॉइंट है यहाँ पे तो इसको हम 2 कंपोनेंट कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, v²/r, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, v/dv/ds हो जाएगी, है ना। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसकी वजह से होता है, मैग्नीट्यूड में चेंज होने की वजह से, है ना।
इस मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से, और नॉर्मल एक्सेलरेशन किसकी वजह से होती है, डायरेक्शन की वजह से। तो ये याद कैसे करना है, डायरेक्शन एन, एन आ रहा है ना तो एन से नॉर्मल हो गया, मैग्नीट्यूड आ रहा है तो टूड, मैग्नीट्यूड, टूड से क्या हो गया, टेंजेंशियल हो गया, राइट। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा जो सारा जो पॉइंट था वो मैंने डिस्कस कर लिया। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।